आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम और प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी। समी इब्राहिम आज हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं है, वो वापसी के सफ़र पर है और इंशाल्लाह मंडे को यहाँ स्टूडियो में हमें वो ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी ने अदलिया का जो फैसला है ये जमहूरियत की बका के लिए कबूल कर लिया है, लेकिन साथ ही सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने ये कहा है कि नया वज़ीर आज़म भी बेनज़ीर की कब्र का ट्रायल नहीं होने देगा और उन्हें अदालती फैसले से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ये कहते हैं कि उनकी बरतरफी के पीछे खुफिया हाथ है और वो वक्त आने पर ये बताएंगे कि उनकी नाअहली का फैसला कैसे दिया गया। अच्छी बात है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी ये समझते हैं कि ये एक साजिश है तो इसे ज़रूर बेनकाब करना चाहिए कि किसने चलते हुए जमहूरी सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश की है। बहरहाल साथ ही ये इत्तलात है कि पीपल्स पार्टी ने मखदूम शहाबुद्दीन को वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया है और ऐसी भी इत्तलात हैं कि उनके लिए लंदन से शेरवानी भी सिलकर आ चुकी है। लेकिन क्या करें, मखदूम शहाबुद्दीन के लिए शेरवानियां तो नई सिलती ही रहेंगी, लेकिन उनके लिए जो चैलेंजेस हैं वही पुराने होंगे जो यूसुफ रज़ा गिलानी को दरपेश थे। क्या नए वज़ीर आज़म और उनकी नई काबीना हालात का मुकाबला कर सकेंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे उन नुमाइंदों की जिनको हमने वोट देकर अपने लिए मुंतखब किया और उनसे तवक्को करते हैं कि वो हमारे लिए रोल मॉडल बनेंगे, लेकिन जब यही नुमाइंदे असेंबलियों में एक दूसरे को गालियां दें और एक दूसरे को जूते मारेंगे तो यकीन जानिए शर्म आ जाती है और अफसोस होता है उस दिन पर जब हम इन लीडरों को हमने अपने लिए मुंतखब किया था। क्या ये नुमाइंदे किसी दायरा अखलाकियात के दायरे में नहीं आते और क्या ऐसे नुमाइंदों का एहतसाब नहीं होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। सवाल हमारा आज का ये है कि क्या नए वज़ीर आज़म की आमद से सियासत और मईशत में आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी? इस सवाल पर अपनी राय दीजिए, SMS कीजिए, कॉल कीजिए या ईमेल के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। प्रोग्राम में यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी इन्हीं खबरों पर बात करेंगे। साथ ही आज के दिन की और क्या खबरें हैं ये सईद काजी साहब से लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद काजी साहब से आज के दिन की खबरें लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, सबसे पहले जो मैंने खबर मुंतखब की है वो हमेशा की तरफ अफसोसनाक खबरें ही होती हैं। $4 बिलियन की शॉर्टफॉल है हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं कॉटन की, और उसकी वजह बिजली है। इन 11 महीनों में हमारा $14 बिलियन का टारगेट था जो हमने 11.2 बिलियन किया है, तो अभी एक महीना और है, इसमें ये बताया जा रहा है। तो ये है वो असल मामला और इसी की वजह से हमारा रुपया थोड़ा सा संभलना शुरू हुआ था कुछ दिनों में, फिर आज जो गिरा है गुज़श्ता रोज़, उसकी वजह यह है कि ये प्रेशर्स आ रहे हैं। ये हम और वाइटल स्टोरी लेंगे। और दूसरी स्टोरी मैंने आज मुंतखब की है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज बर्थडे है। जी हाँ, और 59th, और उनकी एक जिसे कहा जा सकता है कि शी वाज वन ऑफ द रोमांसेस ऑफ आवर हिस्ट्री, हमारे उनका एक कंट्रीब्यूशन था। उनकी लेगेसी क्या थी, इत्तफाक से मेरी 1-2 मुलाकातें भी हैं उनसे, उनका भी मैं जिक्र करूंगा। और ये कि उन्होंने पार्टी में क्या तब्दीली लाई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद जो उनका दौर था, क्योंकि अब शायद हम कह सकते हैं कोई करिज़मेटिक लीडरशिप ऐसी पीपल्स पार्टी के दामन में नहीं रही उनके जाने के बाद, उस पर बात होगी। और फिर अगली खबर भी कम दिलचस्प नहीं। जूलियन असांज इस वक्त एक्वाडोर के एम्बेसी जो लंदन में है उसमें मैसूर है। उन्हें बताया जाता है कि वो पहले ही दी जा चुकी थी जो है पॉलिटिकल अजाइलम, और वो लेकिन इनकी जो ज़मानत दी थी वो जमामा खान ने दी थी और कैन लॉच ने दी थी $2,40,000 की। वो भी थोड़े से परेशान है कि ये क्यों चले गए, मगर वो ठीक भागे हैं। उन्हें इल्म था कि उनके साथ बहुत बुरा होना है। अगर उनकी एक्स्ट्राडिशन हो जाती और वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, अभी जिसका ख़तरा है, तो 40 साल उनको जेल में गुजारने पड़ेंगे। और उनका जो कसूर है वो तो हम जानते ही हैं जो उन्होंने किया है। मगर अब जो लंदन है या जो हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि अगर वो बाहर निकलेंगे, अगर उन्हें असाइलम मिल भी जाती है तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। एक स्टैंड ऑफ है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर क्यों उन्होंने एक्वाडोर ही क्यों, मैंने राफेल कुरैया का कल थोड़ा सा तारफ़ करवाया था, उस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। वो भी एक दिलचस्प सूरत हाल है। इसी के साथ लैटिन अमेरिका से एक और ख़बर है। ह्यूगो चेवेज़ का बड़ा नाम हमने सुना और वो अब उसके बाद उन्हें कैंसर हो गया, फिर उनका इलाज हुआ है क्यूबा से। अब 1 अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें वो बहुत बड़ी लीड ले रहे हैं और वेस्ट बड़ा इस पे परेशान है। इकोनॉमिस्ट पे कल एक आर्टिकल भी मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि अक्टूबर तक फिर कैंसर खुदा न खास्ता उन्हें हो जाए, वरना वो फिर सदर बन जाएंगे। तो ये एक बैटल वहाँ भी चल रही है क्योंकि दुनिया में तकरीबन एक जैसे हालात हमें हर जगह नज़र आ रहे हैं। मिस्र में भी बड़ी एक खौफनाक स्टैंड ऑफ है। जो मोहम्मद मोरसी हैं जो कि इख्वानुल मुस्लिमून के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, और अहमद शफीक जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ भी अब
किसी को पता नहीं चल रहा कि कौन सदर बनेगा। मैंने ये खबर इसलिए ख़ास तौर पे शाजिया शामिल की कि हालात अपने और वहाँ के तकरीबन दुनिया में, क्योंकि एक ही दुनिया है, अब एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो ऐसे हर जगह चल रहे हैं। और फिर आखिर में हम यूनान का जिक्र भी करेंगे जहाँ नई हुकूमत आई। 8 महीनों में चौथे वज़ीर आज़म हैं ये जो तशरीफ़ लेके आए हैं। तो अब ये कितने हफ्ते रहते हैं इस पर बात करें। सही, लेकिन पहले अपने वज़ीर आज़म की बात कर लेते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की, जिनकी नाअहलियत के बाद सियासी माहौल बदलना शुरू हो गया है, लेकिन लगता है कि पीपल्स पार्टी की जो सोच है वो नहीं बदली। कल ऐवान सदर में कायसा इजलास हुआ, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि बीबी की कब्र का ट्रायल नए वज़ीर आज़म भी नहीं करेंगे। इसका मतलब है जिन रास्तों पर यूसुफ रज़ा गिलानी गामजन थे, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर, नए वज़ीर आज़म भी उसी तरह चलेंगे और इसी तरह जो है इनकी मकबूलियत में कमी होती जाएगी। पहली बात तो ये देखें, मैंने ये बात की थी उसी दिन ही जब ये वाक़या हुआ था कि पीपल्स पार्टी ने एक तो अच्छी बात की कि उसने कन्फ्रंटेशन नहीं की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया। और वो जो इबाम की एक बात की जाती थी आर्टिकल 62-63 की, जी उन्होंने डायरेक्टली जो कोर्ट है उन्होंने नाअहल नहीं किया, तो वो उन्होंने मान लिया। अब दूसरी बात है, ज़ाहिर है वो अपने खिलाफ ट्रायल तो नहीं होने देंगे। अब उनका भी एक नुक्ता नज़र है, और इस नुक्ता नज़र के सबसे बड़े सुर्खेल अब जो हैं वो एतजाज एहसन है। वो ये कहते हैं जी कि ये हो ही नहीं सकता, जिस वक्त उनको इम्यूनिटी हासिल है आइन की एक आर्टिकल के तहत, तो जब जाएंगे तो आप बात में रिपीट होगी ना। हाँ, लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इसमें एक डायमेंशन और भी है, ये क्राइसिस कैसे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जो एफेड्रीन केस था उसमें भी एक नामजद थे ये, वज़ीर सेहत रह चुके हैं, और जो इनकी पेशी हुई थी या जो खुद गए थे, तशरीफ ले गए थे ANF के सामने जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, तो उसमें उन्होंने कहा था जी ये कोटा तो मैंने ही दिया है, मगर मुझे नहीं पता था ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके साथ कल एक और ख़बर भी आई थी कि जो तौकीर नामी एक सेक्रेटरी हैं उनके अली मूसा गिलानी के, उनके लिए उनको भी पकड़ने के लिए पुलिस। तो ये आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ बाई एंड लार्ज कि ये क्राइसिस होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानी गई, हाँ, एक नई सोच आती, एक तब्दीली आती पॉजिटिव वे में, तो हालात कुछ बदलते हुए नजर आते, मतलब कि ये स्मूथ चलता, मगर ऐसे होता है, ये बहुत बड़ा सवाल। अच्छा, उनकी नाअहलियत के बाद एक खलास आईनी खला पैदा हो गया, ज़ाहिर है एग्जीक्यूटिव जितने भी और इदारे इनके अंडर आते थे, अब उनके ऊपर कोई हेड नहीं है, तो आइन का जो आर्टिकल है 94 उसके तहत सदर जो है वो इनको कह सकते थे गिलानी साहब को कि जब तक नए प्राइम मिनिस्टर उनकी तकर्री नहीं हो जाती आप ऐसे काम करते रहें। शाजिया, मुझे याद आ रहा है कि ये जो यूरोप में जो एक मुल्क है, मुझे भी नाम याद आ जाता है, उसमें वहाँ पे 8-10 महीने तक कोई वज़ीर आज़म ही नहीं था। अच्छा, जो वहाँ पे जो है जो ब्रसल्स है, जो ब्रसल्स तो मुल्क उसका दारुल खिलाफा है ना, तो बात यह है कि यहाँ कुछ ये आया, लेकिन ज़ाहिर है इसमें अब कल बैठ जाएगी असम्बली, उनको इलेक्ट कर लेगी, तो ये छोटी मोटी एक है बातें जो चलती रहती हैं साथ, इनकी कोई ऐसी बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं। हम आपको बता दें कि मखदूम शहाबुद्दीन को नामजद किया गया है, उनका नाम सामने आया है, लेकिन कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर राजा परवेज़ अशरफ उनको रखा गया है। मखदूम शहाबुद्दीन का करियर कैसा था, किन उतार चढ़ाव से गुजरे, इनकी ज़िंदगी पर पहले एक रिपोर्ट देखी कि उनका जो सफ़र था वो किन अदवार से गुजरा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मखदूम शहाबुद्दीन का ताल्लुक रहीम यार खान तहसील खानपुर के गांव मियांवाली कुरैशिया से है। वो 1946 को रहीम यार खान में पैदा हुए, FC कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की और 3 मरतबा NA 194 रहीम यार खान 2 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में वजीर खजाना के ओहदे पर फाइज रहे। पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता 4 साल दौरे हुकूमत में मखदूम शहाबुद्दीन के पास 5 वजारतों का कलमदान रहा। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना में वो मुख्तलिफ औकात में वजीर प्लानिंग, वजीर सेहत, वजीर दफाई पैदावार, वजीर हाउसिंग और वजीर टेक्सटाइल के मनसब पर फाइज रहे। मखदूम शहाबुद्दीन माहिर मुआशियात और रहीम यार खान की गद्दी माओ मुबारक के सजादा नशीन भी हैं। मखदूम शहाबुद्दीन के वालिद मखदूम हमीदुद्दीन फील्ड मार्शल अयूब खान की काबीना में वजीर पानी व बरकियात और जुल्फकार अली भुट्टो की काबीना में वजीर पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल रह चुके हैं। अच्छा, कहा अच्छी बात यह है कि मखदूम शहाबुद्दीन की नामजदगी पर किसी की मुखालिफत सामने नहीं आई, भले वो इत्तेहादी जमातें हों, पीपल्स पार्टी के अंदर से कोई हो, मतलब कि इन्हें सही मतलब कि इंतखाब इनका कर लिया गया, किसी ने मुखालिफत नहीं की। देखिए, इससे पहले जो बात ANF की सामने आई, ज़ाहिर है ये इत्तफाक से वज़ीर से थे, 5 वजारतों के कलमदान थे इनके पास, तो कोई और फिर ये लो प्रोफाइल में रहे हैं। हाँ। हमने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा मीडिया पे आ रहे हों या TV टॉक शोज़ में, तो हमने इनको बिल्कुल नहीं देखा। बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल ही नया चेहरा है। नहीं, इनके वालिद जो हैं वो वज़ीर पेट्रोलियम थे। हाँ। जुल्फकार अली भुट्टो की कैबिनेट में, और ये बड़ी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये बड़े वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल हैं, कारोबारी भी हैं, गद्दी नशीन भी हैं,
मगर जो बुनियादी तौर पे बात ये है कि बैकग्राउंड जिस तरह से गिलानी साहब का था, एक स्पिरिचुअल पॉलिटिकल कह लें आप, या कुछ इस तरह का जो भी इसकी इस्तेलाह हो सकती है तो वो है, मगर ये लो प्रोफाइल में और पीछे ही रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उसी बंदे को सामने लेके आएगी, वो ऐसे बंदे को तो नहीं लेके आएगी जो उनके लिए मसाइल खड़े करे या जो उन पर इल्ज़ामात हैं दीगर जो इदारे हैं हमारे उनकी तरफ से। तो वो ज़ाहिर है अब ये कल इस सवाल से कायरा साहब ने भी अवॉइड किया जवाब देने से कि क्या ये ख़त लिखेंगे, ज़ाहिर है ये भी ख़त नहीं लिखेंगे, और ये ख़त नहीं लिखेंगे तो फिर क्या ये नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि एक जगह पे आके रुक सी गई है सियासत, नीचे मसाइल का एक पूरा अंबार है, इश्यूज़ हैं। अभी मैंने आपको खबर बताई जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक टेक्सटाइल सेक्टर का मैंने जिक्र किया, 4 अरब डॉलर की शॉर्टफॉल मामूली बात नहीं है इस ऐड में, और फिर ये हमारा एक आइटम है बड़ा जो एक्सपोर्ट करके हम 4 टके कमा लेते हैं। चले मखदूम शहाबुद्दीन की इनके हल्के में क्या पोजीशन है वो जान लेते हैं। रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे हैं, रहीम यार खान से मखदूम शहाबुद्दीन का ताल्लुक, आसिफ सिद्दीक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आसिम, मखदूम शहाबुद्दीन को नया नामजद वज़ीर आज़म नामजद किया गया, इनके हल्के में क्या पोजीशन है? पीपल्स पार्टी के जो पिछले 4 साढ़े 4 साल से जो पीपल्स पार्टी की जो काम है वो सबके सामने है, अवाम जो है वो ज़्यादा खुश नहीं है, इनके हल्के में पोजीशन क्या है? देखिए, जो इनका हल्का है वो एक पीपल्स पार्टी का तो हल्का ही है, हमेशा वहाँ से जीते भी हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ अदवार में मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं, मगर ये हल्का खानदानी हल्का है। यहाँ पर हमेशा जो भी कैंडिडेट आया है वो मियां वाली मखदूम है, क्योंकि मखदूम शहाबुद्दीन का तल्लुक मियां वाली कुरैशिया से है, रहीम यार खान के इलाके, और यहाँ से ही हमेशा जो भी कैंडिडेट है ये एक ही दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। इनके ही खानदान से ही कोई चाचा इनके खिलाफ लड़ता रहा है, कभी इनके कजन इनके खिलाफ लड़ते रहे, कभी ये मामू के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे, मगर सूरत हाल यही रही है कि यही नहीं खानदान में, इसी खानदान में यहाँ पर इनके पास यही सीट रही है, और इसकी सूरत हाल जो अच्छा, इनके हल्के के लोगों ने सराहा है इस फैसले को कि मखदूम शहाबुद्दीन को नया वज़ीर आज़म बनाया जाए। देखिए, यहाँ पे सरदारी निजाम है, लोग पर्सनल लोगों तौर पर यहाँ पर वोट देते हैं, यहाँ पर पार्टी बेसिस पर बहुत कम वोट डाले जाते हैं, क्योंकि शख्सी बुनियाद पर वोट डालने की वजह से लोग पसंद करते हैं। मगर जो सूरत हाल है हल्के की तरक्की के हवाले से, क्योंकि इस जो इलाका है मियां वाली कुरैशिया, जो NA 194 का इलाका है, यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई वजीर जरूर रहा है, मगर तरक्की का कोई इतना अच्छा यहाँ पे नहीं कोई पाई जाती कि तरक्की कराई जाए हो, कोई स्कूल्स हो या कोई हॉस्पिटल्स हो या कोई मवासलात के जराए को बेहतर बनाया जाए, कोई इतना बेहतर जराए नहीं है। अभी भी शायद उम्मीद की जा सकती है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद इस इलाके में कुछ बेहतरी के चांसेस पैदा हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका। वज़ीर आज़म बनने के बाद लोग शायद उम्मीद करें कि कुछ उनके इलाके में तब्दीलियां आएं। शाजिया, पीपल्स पार्टी की तारीख बड़ी दिलचस्प तारीख है। इस पार्टी का जब आगाज़ हुआ तो एक जो रवायती सियासत थी और इस तरह के लोग थे जो जिनकी ज़ाती सीटें कहा जाती थी, बताई जाती थी, बल्कि थी, उसको बिल्कुल एक उलट पलट के रख दिया। हम सही मानों में जो बुर्ज उल्टे थे 1970 में या 70 के इलेक्शन में, तो एक बिल्कुल नज़रिया, एक नई मिडिल क्लास सामने आई, आवाम आए, जितनी फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी थी जो उस वक्त कन्वेंशन मुस्लिम लीग में या दीगर पार्टियों में बैठी हुई थी और जो कि रूलिंग एलीट थी, उसको उड़ा के रख दिया था इस पार्टी ने। और उसके बाद एक नई रोशनी थी, एक नई ऑप्टिमिज्म था, एक रजायत थी, एक बदलाव का ज़माना था, अगर जो लोग ज़माने में याद करते हैं। और हमने देखा कि मिडिल क्लास के लोग खंबे, जिसे बाकायदा वर्चुअली जिसे आप कहते हैं ना कि खंबे जीत गए थे, वो एक इलेक्शन था जिसमें नज़र आता था कि जिस डेमोक्रेसी की मैं बात करता हूँ समी इब्राहिम साहब से भी, कि वो हमें वो नज़र आई थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये जो नज़रियाती बेरोज़गारी का ऐद शुरू हुआ है, ख़ुसूसन ये इधर इन्हदाम है सोवियत यूनियन के बाद, तो उसके बाद हमने देखा कि सियासत वापस बिरादरी, ज़ियाउल हक साहब ये ट्रेंड लेके आए थे, नॉन पार्टी बेसिस पे उन्होंने इलेक्शन करवाए, फिर बिरादरियों में चला गया, फिर ज़र और दौलत का बेशुमार इस्तेमाल शुरू हुआ इसी सियासत में। और आज हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो लूज़ किया है, इसीलिए आप ऐसी जमहूरियत के खिलाफ है। समी साहब तो ऐसे हैं नहीं तो आपकी बड़ी उनके साथ दिंगा मुश्ती चलती रहती है। वाकई आप जमहूरियत के खिलाफ है? बखुदा हम जमहूरियत के दुश्मन नहीं, जिस तरह वो एक डायलॉग भी है, ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ ये है शाजिया कि अगर जमहूरियत के नाम पे, मिसाल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये लोड शेडिंग हो रही है, ये जमहूरी लोड शेडिंग है नहीं, जो आमराना दौर में होती थी वो आमराना होती है। बात ये है कि अगर जमहूरियत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जमहूरियत का मतलब है कि जमहूर का मतलब है अवाम, अवाम से मतलब है आम आदमी, आम आदमी को सुख का सांस देने का नाम जमहूरियत है।
जो इसका लुग़वी मतलब है, जाएं इसको निकाल के देख लें क्या। तो समी साहब इसी का तो हल कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में सब कुछ चेंज हो जाएगा। आने वाले इलेक्शन बेशुमार अमेरिका में हो चुके हैं, हल नहीं हुआ। देखिए इस वक्त सवाल क्या है, मतलब मैंने यूनान की जो मिसाल दी कि मैंने एक खबर पढ़ी यूनान, वो कह रहे हैं जी यूनान के लोगों को पहली दफ़ा पता चला जी कि हमारा ख्याल था कि पार्लियामान जो है, पार्लियामेंट जो है उसके मातहत है बैंक्स और सेंट्रल बैंक, अब हमें पता चला नहीं जी ये तो सेंट्रल बैंक के मातहत ही है। ये सारे कंसेप्ट वक्त और हालात चैलेंज, मैं नहीं चैलेंज कर रहा, वक्त और हालात चैलेंज कर रहे हैं। अभी जितनी हम खबरों की बात की हमने। मैं कॉलर ले लूं, अमेरिका से कॉलर है फरहत अब्बास। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी 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 शादिया, मैंने आपके प्रोड्यूसर से भी बात कर ली, प्लीज थैंक यू करके फोन ना बंद करना। मैं और मेरे काफी सारे दोस्त जो है ना, हमारे कुछ सवालात हैं, हम चाहते हैं कि जरा काजी साहब जो है ना उनकी तरह वजाहत फरमा दें, तो जरा प्लीज कागज और पेंसिल संभाल लें काजी साहब। तो मेरे जितने सवाल है प्लीज उनका जवाब दें, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, इजाजत है? जी जी कीजिए। जी काजी साहब, पहली बात तो ये कि आप इतने जोश और गुस्से में बात करते हैं कि हमारा मुंह का जायका खराब हो जाता है। कि अपनी राय का इजहार जो है वो आप इस तरह करें कि इतने जज्बाती होकर जैसे। ये सवाल नहीं है, ये आपका कमेंट है, मैंने नोट कर लिया। आप जरा सवाल पे आ जाएं। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जरदारी साहब के हाथ में हर चीज मौजूद है, 10 साल जेल, मलक क़य्यूम, सैफुर रहमान और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मिली बट सारी टेपें। नंबर 1 ये कि आप हम लोग उनको फिर भी करप्ट क्यों समझते हैं, नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि उस दिन मलक रियाज आया था कोई टीवी पर और मेरे ख्याल में उनकी कॉल कट गई। एक तो आपके लिए सवाल नहीं था, कमेंट था कि आप जरा ज्यादा ये है कि कुछ लोगों के ये भी कमेंट देखें। बात ये है कि हम ना एक बड़ा फार्मलिस्टिक सा था, हम रेडियो पाकिस्तान की खबरें सुनते थे और मुअद्दब होकर बैठ जाते थे कि जी एक आवाज़ गंभीर सी आती है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हमारी ज़िंदगी, हमारे जज्बात हैं तहजीब के दायरे में, इखलाक के दायरे में, तो हमने कहा कि आपने खबर ये है प्रोग्राम के ज़रिए हम बात करें जैसे एक थड़े पे बैठ के लोग करते हैं, अब हम तहजीब के दायरे में। तो मेरे ख्याल में टैबूज टूटने चाहिए। हाँ, किसी एक ही बात, मसलन जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, मोहतरम बेनज़ीर, कितने बड़े लीडर हैं मगर मुतनाज़ हैं, 2 आरा हैं, उनके बारे में 2 आरा होंगे। तो ये तनकीद जो आती है, कुछ बातें बीबी के लिए भी कर लें। आज बीबी की सालगिरह, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, आप वो वाकयात शेयर कीजिए जो टाइम आपने उनके साथ थोड़ा सा गुजारा, आपकी उनसे 1-2 मुलाकातें हुई, वो शेयर करें। शायद पहली बात तो ये कहूँगा कि 1986 10 अप्रैल को ये एक माल रोड है, यहाँ पे ये लोग छोटी छोटी जुलूसियाँ कर रहे हैं ना आजकल, वो भी मैंने देखी जुलूसियाँ। जैसे बेनज़ीर भुट्टो का, जिसने 10 अप्रैल को यहाँ उनकी आमद देखी है ज़िया-उल-हक के दौर में, ये जुलूसियाँ ही हैं, ये कुछ भी नहीं है। मैं एयरपोर्ट से चला था उनके साथ और यहाँ तक आया, हर आंख में आंसू थे और वो एक ट्रक पे थी और वो आ रही थी। 86 की बात, 86 10 अप्रैल की बात है, और एक तब्दीली लोग मांग रहे थे, फिर वो एक इनकलाबी लहर थी, फिर हमें 68 69 नज़र आ रहा था उनके पीछे, और एक नारा लग रहा था बेनज़ीर आई है, इनकलाब लाई है। अच्छा, अब ये हुआ कि हम चलते रहे, आते रहे, फिर यहाँ जुलूस पहुँचने से पहले ही जलसा ख़त्म हो गया था। ये मैंने ज़िंदगी में जो क्राउड देखा है, और आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप इतना मैसिव क्राउड देखें तो आप पे कैसी कैफियत तारी हो जाती है। तो वो एक जिस तरह एक आप, मैं अब आई डोंट हैव प्रॉपर वर्ड्स कि वो एक क्या उनकी शख्सियत थी, क्या औरा था, लोग कैसे उनकी शख्सियत की बात की। एक पैकेज देख लेते हैं, एक रिपोर्ट देखिए हमारे नुमाइंदा असलम खान ने तैयार किया है बीबी की जिंदगी पर, ये रिपोर्ट देखिए। I dreamt of this day for so many months. साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहिबजादी बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेनज़ीर ने पार्टी की क़यादत संभाली तो उनकी उम्र 29 बरस थी। 35 बरस की उम्र में बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ारत-ए-उज़्मा संभाली तो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल किया। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली का कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जद्दोजहद की। उनकी ज़िंदगी का जो विजन था वो यही था कि अवाम की खातिर जीना है और अवाम की खातिर मरना है। उन्होंने वाकई जाम शहादत नोश फरमाया, लेकिन अपने अवाम को नहीं छोड़ा। ब्लड डोनेशन सबको कहा गया है कि वो डोनेट करें, और ये भी एक जज्बा है कि लोग अपनी कायद के लिए जो है खून के अतियात देंगे। मीर तैमूर तालपुर का कहना है कि लंदन में ज़ेरे तालीम रहने के दौरान उन्होंने 3 बरस बेनज़ीर की शागिर्दी में गुजारे। वही प्यार मिला बीवी से जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को देती है। उनकी डांट भी बड़ी मीठी लगती थी, उनका समझाने का तरीका भी बहुत अनमोल था। अक़लियतों के वज़ीर मोहन लाल का कहना था कि बेनज़ीर ने
अक़लियतों के लिए जद्दोजहद की और उन्हें कभी अलग नहीं समझा। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली का कहना था कि बेनज़ीर खतरात के बावजूद पाकिस्तान वापस आई, जमहूरियत और अवाम के लिए जान की कुर्बानी से भी दरेग नहीं किया। कैमरामैन अत्तर अब्बास के साथ असलम खान, दुनिया न्यूज़, कराची। शायद दोबारा ऐसी खातून बहादुर नडर सियासत में आ सके। अच्छा ये बताएं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह उन्होंने काम किए, इस तरह के कोई वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी में इनके साथ हुए हैं? लेकिन शायद ये एक बात मैं बहुत अहम करना चाहता हूँ, ये तारीफ़, ये एपिथेट्स तो अपनी जगह पे इसमें सिफत हम लगाते हैं और ज़ाहिर है बड़े लोग हैं, लगाना पड़ता है, मगर बेसिकली उनकी लेगेसी क्या है? बेनज़ीर जहाँ पे इतनी बड़ी लीडर थी, उनके साथ ही जो एक ख़ास शिफ्ट या तब्दीली आई पीपल्स पार्टी में, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 2 किताबें लिखी थी अपनी असैसिनेशन से पहले, जो उनको एक जुडिशल मर्डर किया गया था उनका। एक थी इफ़ आई एम असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया। फिर एक उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा था माई डियरेस्ट डॉटर। तो बेनज़ीर का बेसिकली ये हमें तारीख़ का जो हिस्सा है, और हमें बताना पड़ेगा कि एक इनहराफ जो था उस नज़रियाती वहाँ शुरू हुआ उस वक्त, और वो एक 86 में एक फंक्शन हुआ था, वहाँ पे हम भी मौजूद थे, ये जो बड़ा होटल है माल रोड पे, जहाँ बेनज़ीर ने तकरीर करके अपना आइंदा का एजेंडा बताया था। तो वो बेसिकली रिकन्सिलिएशन का था एजेंडा। अच्छा, अगर आज वो होती तो आप आज पीपल्स पार्टी को डिफरेंट देखते? यकीनन बिल्कुल देखता। जो लोग इस वक्त सामने हैं मनस्से शहूद पे, ये ना होते, उनकी एक अपनी टीम थी, वो अपने अंदाज से। आप समझते हैं कि इनकी टीम बिल्कुल पस आईना चली गई? देखें, मैं अब इस बात पे इसलिए ज़्यादा क्या बात करूं कि बेनज़ीर जिस वक्त उतरी हैं 18 अक्टूबर को 2007 को जब वो आई हैं, तो वो उतरते ही बेसिकली जो क्राउड था उनके गिर्द एक दफ़ा फिर 86 का मंजर बन गया। मतलब मुझे अपने सोर्सेज से पता चला, मैंने एक जगह फ़ोन किया तो परवेज़ मुशर्रफ को जो फिगर बताई गई थी वो 9 लाख की थी, कि 9 लाख आदमी आया है। सही कितनी थी? 15 से 20 तक लोग कहते हैं। अच्छा, इतना बड़ा क्राउड था। तो उस क्राउड ने एक ट्रांसफॉर्म भी कर दिया था उनको। आपको पता है वो फौरन 2 धमाके हो गए आउट ऑफ द ब्लू। हालांकि वो ट्रक पे बैठी थी, उनको हिट खुदा न खास्ता, तब अगर कोई उन्हें हिट करना चाहता तो आसान था, लेकिन लोगों की आमद से लोग डर गए थे कि ये क्या हो गया। तो सही। एक कॉलर हमारे साथ लाहौर से, महबूब। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बात मैंने ये करनी थी कि ये कहते हैं कि जी हमने बीबी की कब्र का ट्रायल नहीं करना और इस तरह नहीं करना। मुझे ये नहीं समझ लगती है कि करप्शन के पैसे इनके पास हैं, जो कि ये पहले मानते नहीं थे कि ये हमारे पैसे हैं और बाद में इन्होंने क्लेम करके ले लिए। अगर ये इतना ही फिक्र करते हैं कि बीबी की कब्र का ट्रायल नहीं करना, जिसमें कि कन्विक्ट तो ये हुए थे, और अगर नहीं करना चाहते तो ये वो पैसे वापस देते हैं अवाम के और ना ट्रायल करें, वो नहीं इनको कह रहा है। और दूसरी बात जो वज़ीर आज़म साहब ने की है कि जी मैं पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, तो वो उन्होंने अवाम जो है उसकी परवाह नहीं की और कौम की परवाह नहीं की, मुल्क की परवाह नहीं की, तो वो राइट पे गए हैं। उन्हें कोई नहीं ये कह सकता कि जी उनके साथ ज्यादती हुई है, वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी ठीक है जी मैंने तो नहीं करना और मैं ऐसे ही जाऊंगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। और ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने पार्टी से वफादारी निभाई है अपनी आवाम। ये बात बिल्कुल इनकी दुरुस्त है कि जी ये क्या, अगर कोई आदमी जुर्म करता है और उसका ट्रायल होता है तो हम ये कहें जी आप कब्र का ट्रायल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बीबी के कब्र के पीछे मैं तो समझता हूँ ये भी तौहीन है बीबी की, उसकी कुर्बानी की, कि अगर कोई करप्शन की बात है तो आप कब्र के पीछे ना छुपें, आए जो कानून है उसके मुताबिक करें। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मजीद लाइव कॉल्स भी लेंगे और आपको दिखाएंगे कि कल पंजाब असम्बली में आपके हमारे चुने हुए नुमाइंदों ने क्या क्या किया। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है खैबर एजेंसी में कि वहाँ पर जमरूद बाजार में फायरिंग की गई है। इस फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जमरूद बाजार है खैबर एजेंसी से का, इससे पहले भी यहाँ इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं खैबर एजेंसी में। जमरूद बाजार है, यहाँ पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस हवाले से जैसे ही कुछ मजीद अपडेट्स हमारे पास आएंगी, हमारा कोशिश करेंगे नुमाइंदे से भी बात करने की कोशिश करें और वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। अब बात कर लेते हैं कल पंजाब असम्बली में जो इजलास हुआ, काई साहब हंगामा आराई हुई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश हुई, अपोजिशन रूट कर बाहर चली गई और अपोजिशन के बगैर ही 2012 और 2013 का जो बजट था उसकी मंजूरी दी गई। और तो और लड़ाई के दौरान, हंगामा आराई के दौरान एक दूसरे पर जूतियां बरसाई गई। मैंने जब इसकी कल फुटेज देखी तो जूतों से पहले जरा प्लीज प्ले भी कर दीजिए वो फुटेज। कमेंट जो दिया एक फाजल
मेंबर असम्बली ने वो भी खासा जो था लगता था जैसे हम किसी वो स्टेज ड्रामे पे एक दूसरे से वो सुन रहे हैं बातें, इस तरह की बात कर रहे हैं। अजीब लैंग्वेज और बिल्कुल नहीं लगता पढ़े लिखे हैं। देखिए गुस्से में बोलना या तेज बोलना ये भी गलत है, हो सकता है, जैसे समझ सकते हैं। इसका मतलब इनकी जाली डिग्रियां जो सही जाली साबित होती हैं। बात ये नहीं, बात ये है कि आप ये बता रहे हैं हमें कि अब मैं भी 1-2 दफ़ा असम्बली में गया अपने साथियों के साथ, तो मैं देख रहा था क्या बिजनेस हो रहा है। शाजिया, जब आप असम्बली क्या काम करती है, इलेक्टेड लोग तारीख को लेके आगे चलते हैं, इन्होंने तारीख को आगे बढ़ाना होता है, ये आबादियों को लीड करके लेके जाते हैं। लेकिन जब ये उनको लीड नहीं कर सकते, तारीख को 1 सेंटीमीटर आगे नहीं ले जा सकते, तो फिर एक दूसरे पे जूतियां फेंकते हैं। भाई आप असेंबली में इसलिए बैठे हैं कि हमें उस पर इल्जाम लगा रहे हैं लोड शेडिंग आपकी वजह से है, वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं लोड शेडिंग आपकी वजह से, फिर आप जूते बरसाना शुरू कर देते हैं। हम ये क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो आप में, हमारा ख्याल है आप सब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि एक मुल्क में जब हम उन्हें हुकूमत देते हैं, और ख़ास तौर पे जमहूरी हुक्मरानों का इसलिए ज़्यादा है कि ये तो हमने भेजे होते हैं। मुझे एक साहब कहने लगे, वो मैं ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सुन रहा था, वो एक दफ़ा कहने लगे जी आप जर्नैलों को नहीं पूछते, आप जो है वो जजेस से बात नहीं करते, आप हमारी क्यों उतनी। भाई हमें क्या लगे, वोट आपको दिए जर्नैलों को, भाई हमने तो नहीं अपॉइंट किया जर्नैल को, हमने तो आपको वोट दिया है कि जाएं इनसे जान छुड़ाएं। हमारी जो नॉन इलेक्टेड एलिमेंट्स हैं या एस्टेब्लिशमेंट के अगर कुछ लोग हैं जो अवाम का हक जो है इन्फ्रिंज करते हैं या उसको छीनते हैं, तो जाएं आप बात करें, आप उधरी दस्तरखान पे उनके साथ बैठ जाते हैं। एक रिपोर्ट प्ले कर दूं फिर इस पर बात करते हैं। रिपोर्ट देखिए हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी ने बनाई कि कल क्या कुछ होता रहा पंजाब असेंबली में। ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है भाई। पंजाब असेंबली में हुकूमती रुकन अब्दुर्रज़ाक ढल्लू के रिमार्क्स पर अपोजिशन खवातीन का गमो गुस्सा और एहतजाज जारी था कि यूनिफिकेशन ब्लॉक के रुकन शेख अलाउद्दीन की तकरीर और मुदाखलत ने जल्दी पर तेल का काम कर दिखाया। ये मौत के कुएं पे नाचने वाली औरतें, प्लीज ये बेशरम लोग इस हाउस का बेड़ा गर्क करने में नाजेबा रिमार्क्स पर अपोजिशन रुकन सिमल कामरान ने शेख अलाउद्दीन को एजेंडे की कापी दे मारी। मुस्लिम लीग नून की खातून सफदर अंजम ने एक कदम आगे बढ़कर अपोजिशन खवातीन पर ही जूता फेंक दिया। अपोजिशन खवातीन भी कहां रुकने वाली थीं, सिमल कामरान ने भी जवाब जूता ही दे मारा। देखें, ये बर्दाश्त से बाहर हो रही है बात। अपोजिशन और हुकूमती अरकान पहले आमने सामने आए, फिर स्पीकर के डाइस के सामने पहुंच गए और बाद अज़ां अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। स्पीकर ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। तवानाई बहरान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के दौरान अपोजिशन अरकान के घरों पर हमलों के खिलाफ भी मोहम्मद यार हराज और अपोजिशन के दीगर अरकान ने शदीद एहतजाज किया। गवर्नर को चाहिए कि सूबा में फौरन इमरजेंसी नाफिज करे, चीफ जस्टिस को चाहिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का फौरन नोटिस ले। ऐवान में अपोजिशन के वॉकआउट से फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत ने तमाम मुतालबात ज़ैर पास करके बजट तकनीकी तौर पर मंजूर करा लिया। असम्बली के ऐवान को मुकद्दस भी जाना जाता है और अवाम का नुमाइंदा भी, मगर अफसोस के इस ऐवान में अवामी नुमाइंदे एक दूसरे को जूते मारने पर उतर आए हैं। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। यकीन जानिए वाकई शर्म आ रही है शेख अलाउद्दीन ने जो औरतों के बारे में एक और जवाब शेख साहब को देना चाहता हूँ। जिन औरतों का उन्होंने जिक्र किया जिन्हें पेट की मजबूरी मुमकिन है इस पेशे पे मजबूर करती हो कि वो खड़ी हो जाए, जिनका उन्होंने जिक्र किया वो बहुत बुरी हैं उन लोगों से जो हमारा मैंडेट बेच देते हैं, जो पार्टियां बदल लेते हैं, जो नस्लों की किस्मतों का सौदा करते हैं, तो फिर हम उन्हें ज्यादा बुरा समझें या उनको। औरतें भी तो देखिए आगे से क्या कर रही हैं। तो मतलब ये है, मैं जो पहले ये बात कर रहा था कि जब आप अपना तारीखी फरीजा सर अंजाम नहीं दे सकते, और आपका तारीखी फरीजा क्या होता है हुक्मरानों का, रूलिंग क्लास का, कि समाज को आगे लेके चलना, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक उसके रास्ते मुतय्यन करना, केक को बड़ा करना जो जो आबादी बढ़िया, ये बात हो। मगर यहाँ क्या है, यहाँ अपने घर को बड़ा करना, घर के दालान को बड़ा करना, अपने अकाउंट को वसी करना, ये जब आप इधर जाएंगे तो फिर लड़ाई इसी सदर। इसीलिए कहते हैं कि अपने वोट का जो इस्तेमाल है प्लीज वो सोच समझ कर कीजिए, नहीं तो ऐसे ही जो मनाजिर हमें आए दिन देखने को मिलते रहा करेंगे। कॉलर हमारे साथ कराची से अमजद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, अमजद कसूरी बात कर रहा हूँ। जी जी बात कीजिए। आपके चैनल के तौर से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ जी। आज वो किस डटाई के साथ और किस राइट के साथ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का यौम पैदाइश मना रहे हैं, तो जबकि मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा के ख्यालात, मोहतरमा की सोच, मोहतरमा के नजरियात और मोहतरमा के जो सियासी थिंक है, विजन था, उससे बहुत दूर हो चुके हैं। बल्कि मुतसादम है, ये किस मुंह के साथ अवाम को धोखा देने जा रहे हैं
तो जब मोहतरमा ने एक चीज तहलीक की, एक चीज पे साइन की है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे, मोहतरमा ने कहा कि इस सब का हिसाब होगा। अब ये किस मुंह से उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं? तो जबकि आज मोहतरमा के कत्ल को उन्हीं की गवर्नमेंट जो है वो उस केस को नहीं उठा रही, उनकी इंटेरोगेशन नहीं कर रही, उनके मुलजमान गिरफ्तार नहीं कर रही। आज मोहतरमा के दिए हुए रास्ते को बुलडोज किया जा रहा है। आज कराची को एक रहमान मलिक जैसे करप्ट इंसान के हवाले किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमजद आपका। बहरहाल पीपल्स पार्टी की लीडर ये एक देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को हमें बिल्कुल कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, भले उसकी लीडरशिप को कोई भी बन जाए। क्योंकि देखो, पीपल्स पार्टी की जो सबसे बड़ी बात है वो ये इस मुल्क की एक ऐसी पार्टी है जिसे मैं अगर कह दूँ, इजाज़त दें, कि कोई टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं था, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिस में नहीं बनी थी, तारीख के अमल में बनी थी। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट और भी मैं आपको बात बता दूं, पीपल्स पार्टी जब ज़ाहिर है इस दौरे इक़्तिदार से बाहर जाएगी, वो तो कह रहे हैं हम जीतेंगे, बहुत कम लोगों को लगता है कि ये जीत के दोबारा आएंगे, तो फिर आप पीपल्स पार्टी में फर्मेंटेशन देखिएगा। क्योंकि मैं जैसे अर्ज कर चुका हूँ, पीपल्स पार्टी भी दो हैं, एक ये लोग हैं जो बोल रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी के आदमी थे, ये जो पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ बोल रहे थे, ये पीपल्स पार्टी के आदमी हैं, मैं बसूख से कह सकता हूँ। इसी तरीके से वो जो लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं आपने रास्ता बदल दिया उन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। सोच ही तो बदल ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी एक्सटर्नलाइजेशन और होगी व्हेन पार्टी गोज आउट ऑफ पावर, और इसमें भी फिर एक पावर स्ट्रगल होगी। एक जो इसके जेन्युइन एसेट थे इस पार्टी का, जो जेन्युइन एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जैसे हम बताते हैं कि जैसे इतनी बड़ी रिफॉर्म्स की आवाम के हक में, और दूसरी तरफ फिर एक कंप्रोमाइज़ की एक अजीब व गरीब और तकलीफदेह दास्तान है जिस पे ये लोग बिलबिला रहे हैं। तो ये कहानी जो है अभी और आगे चलेगी। खबरों की तरफ वापस आते हैं। शायद और तो पता नहीं टाइम मिले ना मिले, जूलियन असांज की खबर बड़ी दिलचस्प है जी। एक्वाडोर की, अभी मैं सुबह देख रहा था कि एक्वाडोर की एम्बेसी में उन्होंने जाके पनाह ली है, और ये पनाह उनको उस वक्त ऑफर की गई थी कि ये इंटरव्यूज़ भी करते हैं। इनका इमरान खान का जूलियन असांज ने इंटरव्यू भी किया, जो रशियन टीवी RT के नाम से है, उस पर ये चला भी है और उस पर वो पड़ा भी हुआ है उसके वेब पे। ये जो है ये एक्वाडोर के जो एम्बेसडर है उसका इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसी के दौरान उनको ऑफर हुई थी कि आप यहाँ आ जाएँ, एक्वाडोर आ जाएँ। और अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि ये अंदर चले गए, और अभी वहाँ ये अभी आखिरी खबरें आने तक, हमारे यहाँ आने तक जो है वो अंदर ही थे, और उनको ये खबर भी है कि दी जा चुकी है पॉलिटिकल असाइलम एक्वाडोर। अच्छा, अब इस हाल ही में एक और वाक़या भी हुआ था, अगर आपको याद हो, कि अमेरिका बहादुर के खिलाफ एक एक्टिविस्ट ब्लाइंड चाइना में था, और उसने उसको ले गई, अपना अमेरिका की हुकूमत वापस ले गई, वो अमेरिका में है इस वक्त। अच्छा, उसको भी दी उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम, जबकि वो चाइना में अमेरिका की एम्बेसी में था। मगर जूलियन असांज को क्या कहा जा रहा है? जूलियन असांज को ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर आपको असाइलम मिल भी गई तो ज़ाहिर है वो अब वहाँ से हेलीकॉप्टर से या तोड़ के बाहर निकलें या वहाँ अंदर एयरपोर्ट तो नहीं है, उन्हें एयरपोर्ट लंदन जाना पड़ेगा और फिर वो एक्वाडोर जाएंगे। वो कह रहे हैं जी नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप जूं ही बाहर निकलेंगे हम आपको पकड़ लेंगे। अच्छा, अब इनकी जमानत दी है जमाइमा खान ने। अच्छा। और केन लोच एक बहुत ही मार्कतुल्लाह फिल्म डायरेक्टर हैं और वेस्ट के क्रिटिक भी हैं, जैसे मूर है वो जो, और इस तरह के लोग हैं, तो जो कि वेस्ट की अपनी, और ये जो जूलियन असांज ने जो किया, जो चीज़ें सामने लेके आया, इसमें परेशानी की वजह यह है कि एक कहानी है जो अहले मगरब अपने अवाम को सुनाते हैं कि हम इराक में क्यों जा रहे हैं, हम अफगानिस्तान में क्यों, एक है जो असल कहानी है जो लीक हुई है। तो किसी ने बड़ा इसका अच्छा अंग्रेजी में कहा कि जी ये जो जूलियन असांज का या विकीलीक्स का मामला है, इट इज़ द अनरेस्ट इन द बेली ऑफ द बीस्ट, कि उनके अंदर ही जो लोग हैं वो। अच्छा, अब देखना ये है कि क्या इसको यहाँ से निकलने देंगे या नहीं, यही लगता है, क्योंकि अगर ये पकड़ा जाता है वहाँ पे तो उसको ले जाएंगे, एक्स्ट्राडाइट करेंगे, और वहाँ ये जो है ना कानून, जमहूरियत, कानून की अलमबरदारी हमने देख लिया है, जहाँ उनके मफादात होते हैं वहाँ भी खेल ऐसे ही होता है, कोई कानून की अलमबरदारी। पहली तो बात यह है कि ये कितने बेहुदा इल्ज़ामात हैं जूलियन असांज जैसी शख्सियत पर लगा दिए कि अपने मुल्क में उसने कोई पता नहीं कौन नॉन डेस्क्रिप्ट किस्म की औरतें हैं जो कह रही हैं जी हमारे साथ ज़्यादती हुई या नहीं हुई, वो जाएंगे देखेंगे, मगर ये अगर चले जाते हैं और ये पकड़े जाते हैं, और जिसका मुझे हमें है कि अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, इनके हामी भी ज़ाहिर बाहर निकलेंगे, इनके हामी भी बाहर निकलेंगे, लेकिन क्या करेंगे हामी। लेकिन अभी ये दिलचस्प एक बैटल है विच इज़ गोइंग ऑन। जमाइमा खान ने बड़ी हैरत का इजहार किया कि जी मैंने तो इतने लाख की उनकी डॉलर की या पाउंड की दे रखी थी ज़मानत, तो वो अब शायद लगता है कि जमाइमा खान को बड़ा यकीन है अपने उधर के जुडिशल प्रोसेस पे, जो कि असांज को नहीं है और बजा तौर पर नहीं है। सही। एक कॉलर है अमेरिका से हमारे साथ, फसीहा लाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा एक क्वेश्चन है कि आप प्लीज कभी, एक तो लाहौर में लगा हुआ मीट प्रोसेसिंग प्लांट, कभी जाके आप उधर अपनी टीम को भेजें और जाके जानवरों की वो सूरत हाल देखें, वो कितने कितने दिन ट्रकों में लोड रहते हैं और उनको
सवाए पानी के और कुछ नहीं दिया जाता, तो क्या ये जुल्म नहीं है? और वो मियां शहबाज शरीफ साहब जो बार बार जिक्र करते हैं कि हमने मीट प्रोसेसिंग प्लांट लगवाया, वो क्यों जुल्म करवा रहे हैं उन जानवरों पे? जाके कोई टीम भेजें प्लीज, आप एंकर हजरात जाएं, जाके देखें कि उधर क्या हो रहा है, क्यों इतना जुल्म करते हैं उन जानवरों को? 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, ट्रक के अंदर रहते हैं, कुछ नहीं उनको खाने के लिए दिया जाता। और दूसरा, मेरा मियां शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल है आपके टीवी की वसातत से कि हम अमेरिका में रहने वाले या किसी और मुल्क में रहने वाले दिन रात एक करके पाकिस्तान में ज़र मुबादला बेचते हैं और हम इधर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक खास किस्म की मोहब्बत है अपने वतन के लिए। हम अपने मुल्क की इकानमी को बेहतर देखना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिल खून के आंसू रोता है जब हम फैसलाबाद की हालत देखते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या सब कुछ तबाह किया जा रहा है, किसकी सरपरस्ती पे है? ठीक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फसी आपके। जो मीट प्रोसेसिंग वाली बात की, इस पे हम जरूर करेंगे। हाँ, इस पे हम अपने जाएंगे और देखेंगे। और दूसरी बात उन्होंने सही की, दर्द दिल रखने वाले, अपनी ज़मीन से जो बाहर किसी ने हिजरत की हो, मैंने की थी, हिजरत करके जाएं तो जो ज़मीन से आपकी एक तल्लुक और रिश्ता है वो यहाँ बैठ के नहीं पता चलता आपको। तो ये इनका दर्द हम समझ सकते हैं और हम दुआ भी करते हैं। टेक्सटाइल की भी उन्होंने बात की, आपकी भी खबर है टेक्सटाइल बरामद में जो एक बड़ी गिरावट आ गई है। शाजिया, ये तकरीबन $4 बिलियन की गिरावट आई है और इसकी वाहिद वजह बिजली और गैस की जो फरामी है वो बताई जा रही है। अब बात यह है कि 4-5 सालों से ये यहाँ इधर बैठे हुए थे। अभी जो कवरिंग कैंडिडेट हैं किबला राजा साहब, जो कि मतलब प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं अगर कागजात नामजदगी होंगे हो जाएं, तो ये बिजली का जो 4 सालों में इनके क्या इनका एक जमा तफरीक करके हमें बताएं कि इन्होंने ये मसला हल किया या नहीं किया। शाजिया, मैं एक आपको बात बता दूं, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ना हमारे खिलाफ साजिश हुई है, एक साजिश हुई है आपके खिलाफ, और वो साजिश ये हुई है कि आपको अवाम से दूर किया है आपके एजेंडों ने, आपके पीछे अवाम खड़ी हो। जुल्फकार अली भुट्टो जब आए थे तो कौन सी साजिश एस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ नहीं की थी? जुल्फकार अली भुट्टो जब आए तो जनाब किबला याया खान ने मुस्तफ़ा खर से ये कहा, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की कि जी भुट्टो साहब से कहें कोई छोटा मोटा रोल मुझे भी दे दें, तो भुट्टो साहब ने कहा भाई कौन सा रोल? उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा कौन थे? जनरल याया। मगर क्या था, उनके पीछे करोड़ों और लाखों का हजूम था, वो बाहर निकलते थे तो मिलियंस ऑफ लोग बाहर आ जाते थे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश ये की गई है और वो ये है कि अवाम से इनको दूर कर दिया गया, कीमतों के जरिए, कार्टल्स की मदद करने के जरिए। कोई साजिश तो करेंगे। मैं आपको बात बताऊं, एक ये फितरत का असूल है, एक इंसान का अगर जिस्म कमज़ोर हो जाए तो क्या उस पर जो जरासीम है वो रहम करते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं। आप जब अपनी ताकत और स्ट्रेंथ छोड़ देते हैं तो आप पे अटैक होगा। इसलिए जब आप दूर हो जाएंगे, अपनी पीपल्स पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अवाम है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। बाकी हर पार्टी की, किसी पार्टी के बारे में हम नहीं कह सकते। बाद में ठीक है कुछ समाज की परतें गई हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ भी गई हैं, लेकिन जो एक आम आदमी था और है वो इसमें गया, उसके साथ आपने क्या किया? उसको चीनी कितने की मिल रही थी, आप कितने की दे? ये छोटी बात नहीं है। ये कहते हैं यार ये चीनी की बातों में पड़ जाए। चीनी की बात बड़ी इसलिए है कि इस मुल्क के तकरीबन 80-90% अवाम के पास एक ही स्वीट डिश है और वो चीनी की एक चम्मच है, जिससे आप उसे महरूम। तो ये साजिश है, वो बाकी साजिशें रेलेवेंट है, बाकी होती रहती हैं। एक कॉलर है फैसलाबाद से हमारे साथ, ताहिर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। मोहतरमा, आपको और हमारे मोहतरम भाई जो कर रहे थे पीपल्स पार्टी के हवाले से गुफ्तगू, हम इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करते हैं कि नो डाउट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की एक अवामी जमहूरी जमात है। इसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी है, लेकिन इसकी लीडरशिप और इसके जो मुकामी क़यादत है, इन्होंने अपने कारकुनान के साथ राब्ते को काफी हद तक दूर कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो साजिशें पीपल्स पार्टी के साथ हो रही हैं या होती रही हैं, उनका इन्होंने डटकर मुकाबला किया। लेकिन एक बात जरूर है कि जो पंजाब असेंबली में कल जो पुतली तमाशा, जो ड्रामा किया गया, ये बहुत ही काबिल मजम्मत है। खवातीन अपोजिशन से हो या हुकूमत से, ये तमाम काबिल एहतराम है। अगर उनको ये कहा जाए कि ये कुएं पे नाचने वाली औरतें, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, ख्वाह जिस भी जमात से हो, कि हमें खवातीन का एहतराम करना चाहिए। अवाम अगर इन लोगों को मुंतखब करके भेजती है तो कम अज कम ये मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपने हल्के के लिए काम करें, वहां के लोगों के मसाइल को देखें।
ये जो ड्रामे हो रहे हैं, ये पूरी तमाशे जो बहुत डुडुकी शुक्रिया बजाई जा रही। आपका, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और किसी के साथ इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत का नुमाइंदा हो या अपोजिशन का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, प्रोग्राम का वक्त कम रह गया। आज मौसीकी का आलमी दिन है। कहते हैं अच्छे मूड के लिए अच्छी मौसीकी का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपना मूड अच्छा करना है। लेकिन मौसीकी के हवाले से लोगों का टेस्ट बदलता जा रहा है। काजी साहब, क्लासिकल मौसीकी बहुत पीछे चली गई, आजकल हिप हॉप और इस तरह के पॉप म्यूज़िक, लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो पुराने गाने हैं 90s के, आज से 20-25 साल पहले चले जाएं, उनकी जो मौसीकी आज भी लोगों को अच्छी लगती है, उनका आजकल के मौसीकी जो गाने हैं उनसे कोई मुकाबला नहीं। शाजिया, 20वीं सदी में भी बहुत अच्छे ड्रामे लिखे गए, मगर शेक्सपियर वहीं बैठा हुआ है। इसी तरीके से गालिब जो हैं, अब आज भी लोग अच्छी शायरी कर रहे हैं या कर रहे होंगे, मुमकिन हमारी नज़रों से गुजर रही है या नहीं गुजर रही, लेकिन गालिब हैं, मीर हैं। तो ये जो हमारी मौसीकी का सासा था, अफसोस की बात, की शायरी में एक मतलब था, मैसेज होते थे, पैगामात होते थे, लेकिन आजकल के में कुछ नजर आता है आपको? मतलब मैसेज वैसेज तो अब कुछ नहीं रह गया। आप तो कोई भी गाना शुरू कर देता है। एक तो ये बात है ना कि एक ख़ास तालीम चाहिए होती है किसी काम के लिए भी। मैंने आफ्ताब गुल, मेरे भाई भी हैं और दोस्त भी हैं, तो मैंने उनसे क्रिकेट के बारे में सवाल किया, तो वो कहने लगे कि क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस मुल्क में इस क्रिकेट के 180 मिलियन माहिरीन, 18 करोड़ माहिरीन हैं, तो याद तकरीबन 18 करोड़ गाने वाले भी। बात यह है कि आपने जो काम कर रहे हैं उसकी तालीम तो आपको होनी चाहिए। फिर साथ कबूल आम भी आ गया, एक चीज पॉपुलर होगी तो बंदा बन गया भाई, जाहिर आजकल तो मार्केट। आज के दिन के हवाले से एक रिपोर्ट है हमारे पास, मौसीकी का आलमी दिन है, मुजाहिद शेख की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देखिए। रूह को ताजगी बख्शने वाली धुनें ना सरहदों की पाबंद होती हैं और ना ही जुबान की, बल्कि इसकी सुरीली लय से दिलो दिमाग पर एक वजद सा तारी हो जाता है। वक्त के बदलते हुए तकाज़ों के साथ साथ आज की मौसीकी में बहुत तब्दीली आई है। क्लासिकल मौसीकी में तुरबत, ख्याल जैसी मुश्किल गायकी की वजह से आसान और आम फेम गायकी का तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी फिल्मों में म्यूजिक की अहमियत बहुत ज्यादा रही है। किसी भी फिल्म की कामयाबी में उसका म्यूजिक अहम किरदार रहा है। दुनिया भर में आज भी शाहकार गीत और दिलफरेब धुनें शायकीन मौसीकी के कानों में गूंजती हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ मुजाहिद शेख, दुनिया न्यूज़, लाहौर। जाते जाते सलाम पाकिस्तान के उन नामवर गुलकारों को जो आज हम में नहीं हैं, लेकिन उनकी मौसीकी, उनका नाम हमेशा हम में ज़िंदा रहेगा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, नूर जहाँ हैं, मेहंदी हसन है, सरहद पाद, लता मंगेशकर हैं, रफ़ी हैं, किशोर हैं। इन सब को आज के दिन के हवाले से सलाम और बहुत सारा प्यार और खैराज तहसीन। आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बस शाजिया, ये लोग हैं, अब जो मौसीकी को हमें अपनी ज़िंदगी में भी लाना चाहिए, अपने निज़ाम में भी लाना चाहिए। इस जमहूरियत में भी थोड़ी मौसीकी ले आएँ और ये जो गोलियों और टारगेट किलिंग वाली जमहूरियत इससे निकालें, इसमें मौसीकी लाएं। इसमें मौसीकी तभी आएगी जब आम आदमी सुख का सांस लेगा, तब उसको उसके हकूक मिलेंगे। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए, खबर@duniatv.tv पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।